नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं सरफराज खान। आप देख रहे हैं ब्रेन स्पार्क ह्यूमैनिटीज़। और आज की जो वीडियो है वो सेकंड वीडियो होने वाली है इस चैप्टर की, यानी पॉलिटिकल थ्योरी की। वो भी कौन सी वीडियो होने वाली है? एक्सप्लेनेशन वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं हम डिटेल में, लेकिन आज हम करेंगे पुस्तक आधारित सवाल जवाब, यानी बुक बेस्ड क्वेश्चन आंसर। यानी जो किताबों के अंदर चैप्टर खत्म होने के बाद जो एंड में आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, उस क्वेश्चन को कैसे एक्सप्लेन करना है, कैसे उसकी राइटिंग करनी है, कैसे समझना है, ये इस वीडियो में आपको समझने के लिए मिलेगा। कौन से चैप्टर के लिए? सेकंड चैप्टर, यानी स्वतंत्रता, फ्रीडम के बारे में, जो कि पॉलिटिकल थ्योरी से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर में आपको कुल 5 सवाल दिए गए हैं। आप जब बुक खोलेंगे तो उसके पीछे 5 सवाल मिलेंगे। 5 सवाल क्या क्या है देखिए। जो सवाल है, स्वतंत्रता से क्या आशय, यानी स्वतंत्रता आखिर है क्या? क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है या नहीं है? दूसरा सवाल है, स्वतंत्रता की नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणा में जो है अंतर क्या है? तीसरा सवाल आपका आया है बुक के पीछे जो है, सामाजिक प्रतिबंधों से आपका क्या आशय, यानी क्या समझते हो आप? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक हैं? इसको हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। वहीं चौथा सवाल आपसे पूछता है कि नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए राज्य की भूमिका क्या है, यानी स्टेट की या रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात हो रही है इस सवाल के अंदर। वहीं पांचवा सवाल आपसे क्या पूछता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब क्या है? आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध का मतलब क्या होगा? उदाहरण सहित हमें इसे एक्सप्लेन करना है। चलिए बिना देरी करे हम इस चैप्टर के आंसर और क्वेश्चन के आंसर को देना चालू कर दें। हमारा पहला प्रश्न क्या है भाई? प्रश्न का जो उत्तर हम देंगे वो प्रश्न है, स्वतंत्रता से आप क्या समझते हो, यानी स्वतंत्र, व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीडम? क्या व्यक्ति के लिए स्वतंत्रता और राष्ट्र के लिए स्वतंत्रता में कोई संबंध है या नहीं है, ये समझाना है। तो पहले हम एक ब्रीफिंग रखते हैं, इसका इंट्रोडक्शन। देखिए, स्वतंत्रता का सरल अर्थ क्या है भाई? किसी व्यक्ति का अपने जीवन के लिए फैसले स्वयं लेने का जो अधिकार होता है, जब तक वह दूसरों के अधिकारों और कानून का जो उल्लंघन नहीं करता है, ये स्वतंत्रता कहलाती है। स्वतंत्रता क्या है भाई? कि वो अपने जीवन के जरूरी फैसले खुद ले सके, जब तक ले सके जब तक वो दूसरों के अधिकारों का हनन ना करे और कानून का हनन ना करे। तो ये स्वतंत्रता का जो सिंपल डेफिनेशन है। इसमें विचार की स्वतंत्रता शामिल होती है, बोलने की स्वतंत्रता शामिल होती है, रहने कमाने की स्वतंत्रता शामिल होती है, शिक्षा, धर्म, संगठन बनाने आदि चुनने की जो है स्वतंत्रता शामिल होती है। यानी व्यक्ति को अपने व्यक्तित्व के विकास के लिए खुली जगह दी जाती है, चाहे वो किसी भी एस्पेक्ट से ले, वो विचार व्यक्त करने के एस्पेक्ट से ले, बोलने के, रहने कमाने, शिक्षा, धर्म, संगठन बनाने, किसी भी रूप में ले, वो तब तक दी जाती है जब तक वो दूसरे के अधिकारों का हनन नहीं करता है या कानून का हनन नहीं करता है। लोकतंत्र में स्वतंत्रता को एक मूल अधिकार जो है माना जाता है, यानी कि बेसिस माना जाता है ये स्वतंत्रता को, जिससे संविधान द्वारा सुरक्षित किया जाता है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसे प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब इस सवाल के मेन कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता और राष्ट्र की स्वतंत्रता के बीच में जो संबंध है वो है क्या और कैसे गहरा है। तो पहले हम इसे समझते हैं कि व्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है हर नागरिकों को अपने जीवन, विचार, आचरण में अनुचित दबाव से जो है मुक्त रहना चाहिए। व्यक्ति तभी स्वतंत्र माना जाता है, यानी अनुचित, यानी ऐसा जो आर्बिट्रेरी या मनमाना जो दबाव या अनुचित दबाव जो है उसके ऊपर लगाकर उसके जीवन, विचार और आचरण को कंट्रोल नहीं करना चाहिए। किसके द्वारा? राष्ट्र या राज्य द्वारा। वहीं राष्ट्र की स्वतंत्रता का मतलब क्या है कि कोई भी बाहरी शक्ति, यानी कि एक्सटर्नल पावर जो है, जैसे दूसरी राज्य शक्ति या साम्राज्य, उस देश पर शासन ना करे। यही राष्ट्रीय स्वाधीनता यानी कि राष्ट्र की स्वतंत्रता कहलाती है। अब दोनों जो है अलग अलग मायने से, एक इंडिविजुअल की फ्रीडम की बात करता है और एक पूरे नेशन की फ्रीडम की बात करता है। तो उसमें संबंध क्या है? देखिए, दोनों में संबंध कैसे गहरा है। अगर राष्ट्र स्वतंत्र नहीं होगा, यानी राष्ट्र की ही फ्रीडम नहीं होगी, तो उस देश के नागरिक भी पूरी तरह स्वतंत्र नहीं होंगे। इस चीज को जो है भारत के नागरिकों ने औपनिवेशिक शासन के दौरान जो है
अनुभव किया था, जो 2 सालों की जो अंग्रेजों की गुलामी के दौरान ये भारत के लोगों ने अनुभव किया था कि भारत तो गुलाम था ही था, उसके साथ साथ भारत के नागरिक भी गुलाम थे और उनकी भी स्वतंत्रता जो है पूरी तरीके से जो बाधित थी किसके, औपनिवेशिक शासकों द्वारा। लेकिन सिर्फ राष्ट्र की स्वतंत्रता काफी नहीं है, उस राष्ट्र के भीतर भी व्यक्तियों की राजनीतिक स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, धार्मिक धर्मनिरपेक्षता, सामाजिक न्याय आदि सुनिश्चित होने चाहिए। और ये सुनिश्चित करने का काम कौन करता है? ये सुनिश्चित करने का काम राज्य करता है। तो इसलिए जो है दोनों के बीच गहरा संबंध है। इस तरीके से आप इस संबंध को स्थापित कर सकते हो। आप समझा सकते हो कि भाई पहले जो है स्वतंत्रता क्या होती है, कि भाई एक व्यक्ति अपने जीवन को उचित तरीके से जीने के लिए, अपने कार्य को उचित तरीके से करने के लिए और अपना निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र हो और उसके ऊपर कोई अनुचित राज्य का दबाव ना हो। तो इसके आप निष्कर्ष में क्या लिख सकते हैं कि इसलिए एक सच्चा राष्ट्र, स्वतंत्र राष्ट्र वही माना जाता है जिसमें राज्य भारी नियंत्रण से मुक्त हो और नागरिक भी अपने अधिकारों के साथ स्वतंत्र एवं सुरक्षित हो। तो जिस राज्य के ऊपर कोई बाहरी दबाव नहीं होता, कोई बाहरी कंट्रोल नहीं होता, कोई नियंत्रण नहीं होता और वही उस राज्य के अंदर रहने वाले व्यक्ति जो है कानूनी बाधाओं से अपनी फ्रीडम को बाधित नहीं मानते हैं, वही राष्ट्र सबसे अधिक स्वतंत्र होता है और वहां के नागरिक भी अपने आप में स्वतंत्र होते हैं। तो ये था पहले क्वेश्चन का आंसर। आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमसे क्या पूछता है कि भाई स्वतंत्रता के नकारात्मक और सकारात्मक अवधारणाओं में जो है अंतर क्या है, इसको समझाइए। तो बेसिक सी बात है कि 2 अवधारणाएं होती हैं फ्रीडम की, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उसके बीच में जो अंतर जो है वो समझाना है। तो पॉजिटिव जो स्वतंत्रता होती है, ये सीधा सा क्वेश्चन है, सीधा सा इसका जवाब है कि नेगेटिव जो लिबर्टी होती है, नकारात्मक स्वतंत्रता का सिंपल सा अर्थ है कि भाई दूसरों के द्वारा हस्तक्षेप का अभाव, यानी कि दूसरे जो है आपके काम में जो है इंटरवीन नहीं करेंगे, हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आपको रोकने का काम नहीं करेंगे, आपको बाधित करने का काम दूसरा व्यक्ति नहीं करेगा। ये नेगेटिव जो है स्वतंत्रता या लिबर्टी होती है, यानी व्यक्ति पर राज्य, समाज या किसी अन्य व्यक्ति की अनावश्यक रोक टोक नहीं होती है, किसी के साथ कोई जबरदस्ती नहीं होती है। यानी ये दूसरे व्यक्ति पे नेगेटिव जो ड्यूटी डालने का काम करता है कि भाई दूसरे के ऊपर जो है किसी जिसके पास फ्रीडम है उसको आपको रोक टोक नहीं करनी है। ये नेगेटिव ड्यूटी है कि किसी को कुछ करने से रोकता है ताकि किसी का अधिकार जो है हनन ना। उदाहरण के लिए हम समझ सकते हैं कि अगर सरकार आपको बेवजह अखबार पढ़ने या शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करने से रोक दे तो आपकी नकारात्मक स्वतंत्रता का यहाँ उल्लंघन होगा, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ करने से कोई रोक रहा है, आपकी स्वतंत्रता पर कोई बाधा डाल रहा है। यहाँ ध्यान इस बात पर होता है कि व्यक्ति पर कितना कम प्रतिबंध होता है। नकारात्मक स्वतंत्रता जो होती है वो दूसरे के हस्तक्षेप को कम करने का काम करती है और जितना कम हस्तक्षेप होता है उतनी ज्यादा नकारात्मक स्वतंत्रता का लाभ जो है एक व्यक्ति ले पाता है। अब सकारात्मक स्वतंत्रता क्या होती है इसको समझते हैं। देखिए, सकारात्मक स्वतंत्रता का अर्थ है किसी व्यक्ति को वास्तविक क्षमताओं, यानी कि जो उसकी रियल कैपेबिलिटी है उसको डेवलप करने में, विकसित करने में और सार्थक जीवन जीने के लिए जरूरी साधन और अवसर मिले, ये उसके सकारात्मक स्वतंत्रता का हिस्सा होता है। यानी कि कोई व्यक्ति अपना निर्णय खुद ले सकता है लेकिन उसके पास जो है वास्तविक क्षमता को विकसित करने का कोई जो है साधन नहीं है और वो अपना उचित जीवन नहीं जी सकता। यहाँ हम पिछड़े, गरीब और अशिक्षित या कमजोर तबके की बात कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है, सिर्फ रोक टोक का अभाव, यानी नकारात्मक स्वतंत्रता जो होती है एक व्यक्ति के लिए काफी नहीं होती। अगर व्यक्ति के पास शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, सुरक्षा और सम्मानित जीवन की सुविधा ही नहीं होगी तो वो सच में स्वतंत्र नहीं कहा जा सकता है। तो सकारात्मक स्वतंत्रता उसे कैसे मिलेगी? ये स्वतंत्रता उसे राज्य देता है। अगर किसी को स्कूल जाने से कोई रोक नहीं रहा है लेकिन उसके पास फीस देने के लिए पैसे नहीं है तो वह वास्तव में शिक्षित होने की स्वतंत्रता का उपयोग नहीं कर पा रहा है और यही नकारात्मक स्वतंत्रता अधूरी
हो जाती है। तो यहाँ पे सरकार यानी राज्य का काम होता है, उसके ऊपर सकारात्मक दायित्व आ जाता है कि अपने व्यक्ति को वो उसकी वास्तविक क्षमताओं को विकसित करने और सार्थक जीवन जीने के लिए जरूरी साधन और अवसर प्रदान करे। यानी कि उसको शिक्षा लेनी है तो उसको विद्यालय प्रदान करें, उसको स्वास्थ्य बेहतर चाहिए तो अस्पताल प्रदान करें, उसको रोजगार चाहिए तो रोजगार प्रदान करें, सेफ्टी सिक्योरिटी और डिग्निटी पूर्ण जो लाइफ है उसको प्रदान करने का काम किसका है? राज्य का काम होता है। तो इस तरीके से एक व्यक्ति के पास दो तरह की स्वतंत्रताएं होती हैं जो इस चैप्टर के इस क्वेश्चन ने पूछा है, और एक नेगेटिव होती है एक पॉजिटिव। नेगेटिव में क्या है कि कोई इंटरवीन नहीं करेगा, कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, आप अपनी मर्जी से जो चाहो वो कर सकते हो, लेकिन आपके पास वो पावर ही नहीं है कि आप फ्री तो हो लेकिन कर ही नहीं सकते। तो वहां पे सकारात्मक स्वतंत्रता का जो है अभाव होता है, और इस अभाव को पूर्ण करने का काम किसका होता है? राज्य का होता है। और यही चीज मैंने डिटेल में आपको एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो में समझाई थी, जिसका लिंक ऊपर आई बटन में आपको दिख रहा होगा। देखिए, सवाल जवाब समझना अपनी तरफ ठीक है, लेकिन आपको पूरे कॉन्सेप्ट को समझने के लिए पूरी वीडियो वो वाली देखनी जरूरी है जिसमें मैंने एक्सप्लेनेशन आपको डिटेल में कर रखा है। 1-1.5 घंटे की वीडियो है, जब उस वीडियो को आप आराम से देखेंगे तो एक एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे तो उसमें सकारात्मक नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक और नकारात्मक दायित्व भी जो राज्य का है वो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और समझते हैं भाई कि जो सकारात्मक और नकारात्मक स्वतंत्रता है उसमें मेन जो डिफरेंसेस है वो है क्या। देखिए, नकारात्मक स्वतंत्रता हमारे ऊपर कौन कौन सी पाबंदियां नहीं है इसको दर्शाता है, यानी पाबंदी हटाने पर यह जोर करता है। और सकारात्मक स्वतंत्रता हमारे पास कौन कौन से अवसर और साधन है जिससे हम अपने जीवन को बेहतर बना सके, यानी क्षमता विकास करने पे ये जोर करता है। एक तरफ बैरियर हटाने का काम होता है, एक तरफ डेवलपमेंट को बढ़ाने के लिए जो है आपको कैपेबल बनाने का काम होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि भाई एक अच्छा लोकतंत्र दोनों तरह की स्वतंत्रताओं को संतुलित करने का काम करता है, बेवजह रोक टोक नहीं करता है, और साथ ही नागरिकों को जीवन के लिए जरूरी सुविधाएं और अवसर देने का काम करता है। इस तरीके से एक व्यक्ति नकारात्मक और सकारात्मक दोनों तरह की स्वतंत्रता का लाभ लोकतांत्रिक राष्ट्र राज्य में उठा पाता है। चलिए अब तीसरे सवाल की तरफ चलते हैं। तीसरा सवाल हमसे क्या पूछता है भाई कि सामाजिक प्रतिबंधों से आप क्या समझते हो? क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है, यानी किसी भी तरह का प्रतिबंध लगा देना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, इसको समझते हैं। देखिए, सामाजिक प्रतिबंध यानी सोशल कॉन्स्ट्रेंट्स से आशय क्या होता है? वे नियम, मान्यताएं, परंपराएं या दबाव जो समाज के द्वारा बनाए जाते हैं वो सामाजिक प्रतिबंध कहलाते हैं, जिनका पालन करने की अपेक्षा जो है समाज में रहने वाले हर व्यक्ति से की जाती है। तो इस तरह के नियम, मान्यताएं, परंपराएं या दबाव यानी प्रेशर्स या प्रतिबंध यानी बैरियर्स जो है समाज द्वारा बनाए गए होते हैं, जिसका पालन करना किसके लिए जरूरी होता है? वहां रहने वाले हर नागरिकों के लिए। इसमें क्या क्या शामिल होता है? इसमें रिवाज शामिल होते हैं, रीति रिवाज, परिवार और समुदाय की उम्मीदें शामिल होती है, धार्मिक परंपराएं शामिल होती है, जाति और लिंग आधारित मान्यताएं भी शामिल होती है, आदि सारी चीजें शामिल होती हैं। रीति रिवाज जिसका पालन करने की उम्मीद जो है समाज करता है। परिवार और समुदाय की उम्मीदें क्या होती हैं? यानी एक परिवार अपने बच्चे से क्या चाहता है, एक समाज अपने वहाँ रहने वाले जो है व्यक्ति से क्या चाहता है, एक धार्मिक परंपराएं अपने जो है उपासक से क्या चाहता है, जाति और लिंग आधारित जो मान्यताएं हैं वो जो है उससे उस व्यक्ति से क्या चाहती है। ये सारी चीजें जो है किसमें शामिल होती है? सामाजिक प्रतिबंधों में शामिल होती है। कभी कभी ये प्रतिबंध जो है व्यक्ति की स्वतंत्रता को बचाने में मदद करते हैं, जैसे हिंसा को रोकने में, चोरी को रोकने में, शोषण पर सामाजिक लगाम लगाने में, यानी शोषण पर सामाजिक रोक लगाने पे। लेकिन कई बार ये प्रतिबंध अनुचित हो जाते हैं, यानी इमोरल भी हो जाते हैं, जैसे जातिगत भेदभाव, लिंग आधारित भेदभाव और बाल विवाह आधारित। तो अब इस सवाल के दूसरे हिस्से पे चलते हैं, क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए जरूरी है? समझते हैं। देखिए, क्या किसी भी प्रकार के प्रतिबंध स्वतंत्रता के लिए आवश्यक है? हाँ, कुछ उचित प्रतिबंध स्वतंत्रता की रक्षा के लिए आवश्यक है और जरूरी है। कौन से? अगर कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता के नाम पर दूसरे के अधिकारों को छीनने लगे, हिंसा करे, नफरत फैलाए, तो समाज और राज्य
उसको रोक लगाने की जरूरत होती है समाज और राज्य को, और वो रोक लगा सकता है। और इस तरह का प्रतिबंध जो होता है जरूरी प्रतिबंध होता है। उदाहरण के लिए अभिव्यक्ति फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो आपको मिला हुआ, उसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी व्यक्ति खुलेआम किसी भी समुदाय के खिलाफ नफरत भरे भाषण दे। ऐसे में कानून और समाज दोनों को रोक टोक करनी चाहिए उस व्यक्ति के प्रति जो इस तरह के भाषण देता है, नफरती भाषण देता है और अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का गलत उपयोग करने का काम करता है। लेकिन हर तरह के सामाजिक प्रतिबंध जो होते हैं वह भी सही नहीं होते हैं। क्यों? अगर समाज लड़कियों को शिक्षा और नौकरी पर जाने से रोकता है या किसी जाति को कुछ काम करने की अनुमति नहीं देता है तो ये समानता और स्वतंत्रता दोनों के खिलाफ है। यानी कि जो सामाजिक प्रतिबंध है वो लोकतांत्रिक मूल्यों के अधीन होने चाहिए। यानी लोकतांत्रिक मूल्य समानता, स्वतंत्रता, अधिकार, धर्मनिरपेक्षता आदि नागरिकता जैसे मूल्य होते हैं उसके अधीन होने चाहिए और उसको ध्यान में रखकर ही ऐसे प्रतिबंध, सामाजिक प्रतिबंध या कानूनी या राज्य आधारित प्रतिबंध लगाने चाहिए जिससे कि इन मूल्यों का हनन ना हो। तो निष्कर्ष में आप क्या कह सकते हो कि भाई स्वतंत्रता का मतलब पूरी तरह बंधनहीन होना नहीं है। यानी आप फ्री नहीं हो जाते हो, आपको स्वतंत्रता मिल जाती है, पूरी तरह आप वेले नहीं हो जाते हो, बल्कि ऐसे उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जरूरी होते हैं जो दूसरों की स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय की रक्षा करने का काम करता है। यानी आपके पास फ्रीडम मिल गई तो ये नहीं कि दूसरे की फ्रीडम का हनन कर दो या सोशल जस्टिस को ही आप जो है तार तार कर दो। तो उसकी रक्षा करने के लिए क्या है भाई, उचित प्रतिबंध जो है जरूरी है। इसलिए स्वतंत्रता और प्रतिबंध दोनों के बीच संतुलन होना जरूरी है, जहां अनुचित सामाजिक प्रतिबंध को हटाया जाए और उचित नैतिक कानूनी प्रतिबंध को स्वीकार किया जाए। यानी कैसे प्रतिबंध को स्वीकार कर सकते हैं? उचित हो, कानूनी हो और नैतिक हो। चलिए आप चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे और समझते हैं कि भाई चौथा क्वेश्चन कहता क्या है कि नागरिकों की स्वतंत्रता को बनाए रखने में राज्य की क्या भूमिका है। यानी जो एक सिटीजन की फ्रीडम होती है उसको मेंटेन रखने में स्टेट क्या रोल प्ले करता है। यानी कि अब यहाँ पे हम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटी को समझने का काम करेंगे। उत्तर को स्टार्ट करने के लिए आप थोड़ी सी डेफिनेशन दे सकते हो क्या भाई इंट्रोडक्शन में, कि राज्य और उसकी सरकार एक लोकतंत्र में नागरिकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने और बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब भूमिका किस तरीके से निभाती है ये देखिए। कुछ भूमिका को मैंने पॉइंट्स में लिखा है कि राज्य की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पहली भूमिका अधिकारों की कानूनी सुरक्षा देने का काम करता है। यानी कानूनी रूप से वो अधिकारों को सुरक्षित करता है। कौन? राज्य। कैसे? राज्य संविधान और कानून के माध्यम से नागरिकों को मूल अधिकार देने का काम करता है, जैसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धार्मिक स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता, अपने विचार और बात रखने, घूमने फिरने की स्वतंत्रता आदि देने का काम करता है। किसके माध्यम से? अधिकार को कानूनी सुरक्षा देने के माध्यम से। अगर कोई व्यक्ति या संस्थान इन अधिकारों का उल्लंघन करे तो नागरिक अदालत में जाकर न्याय पा सकता है और अपने अधिकारों की पूर्ण बहाली कर सकता है, क्योंकि कुछ अधिकार जो होते हैं संविधान और राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त होते हैं। तो अधिकारों की रक्षा, कानूनी रक्षा करने का काम किसका दायित्व होता है? राज्य का होता है। तो ये पहला पॉइंट है। दूसरा, उचित प्रतिबंध तय करना, यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है लगा के राज्य जो है अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम करता है। राज्य ये सुनिश्चित करता है कि किसी की स्वतंत्रता दूसरे की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए खतरा ना बन जाए। जैसे कि हमने अभी पिछले क्वेश्चन में बात की कि अगर एक व्यक्ति को एब्सोल्यूट फ्रीडम दे दी जाए तो वो हो सकता है कि दूसरे की स्वतंत्रता का हनन कर दे, तो उसमें उचित प्रतिबंध लगाना जरूरी है। और इस तरह का उचित प्रतिबंध लगा के राज्य क्या करता है? हर एक नागरिक और समाज में रहने वाले हर एक व्यक्ति के अधिकारों को सुरक्षित और सुनिश्चित करने का काम करता है। इसलिए वह अपराध जैसे हिंसा, आतंकवाद, शोषण, नफरत जैसे फैलाने पर रोक लगाने वाले कानून बनाता है। ये उचित प्रतिबंध है और ये प्रतिबंध जो है सभी की स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए लगाए जाते हैं। तीसरा काम समझते हैं राज्य का, जो वो स्वतंत्रता की रक्षा करने के लिए करता है। क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है राज्य की? सकारात्मक स्वतंत्रता के लिए अवसर प्रदान करता है। राज्य क्या करता है? राज्य शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा आदि के माध्यम से लोगों को अपनी क्षमता यानी कैपेबिलिटी को डेवलप करने का मौका देता है और ये मौका जो है सकारात्मक स्वतंत्रता का हिस्सा है। और इसे भी हमने
सेकंड क्वेश्चन में समझा था, जब हमने पॉजिटिव और नेगेटिव लिबर्टी के बारे में समझा था और पढ़ा था। इसमें क्या होता है भी, इससे गरीब, पिछड़े, कमजोर वर्ग भी अपनी स्वतंत्रता का वास्तविक उपयोग कर पाते हैं और यह सामाजिक न्याय से जुड़ा हुआ जो है कार्य राज्य करता है। अब आगे चौथा पॉइंट जो है, राज्य क्या करता है भाई जिससे कि आपकी स्वतंत्रता जो है वो सुनिश्चित रहे। वो भेदभाव रहित जो है व्यवस्था स्थापित करने का काम करता है। राज्य को यह सुनिश्चित करना होता है कि किसी भी नागरिक के साथ जाति, धर्म, लिंग आदि के आधार पर जो है किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। यही उचित हम प्रतिबंध की बात को जो हमने समझा था वो ये काम करता है कि एक ऐसी व्यवस्था राज्य स्थापित करता है जहां किसी भी आधार पे किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव ना हो। इसके लिए वो धर्मनिरपेक्षता और समानता पर आधारित जो है नीतियां बनाने का काम करता है। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। और जब आप निष्कर्ष लिखोगे तो निष्कर्ष यानी कंक्लूजन में आप ये लिख सकते हो कि इस प्रकार राज्य की भूमिका केवल नियम बनाने की नहीं होती है, बल्कि नागरिकों की स्वतंत्रता को सुरक्षित, विस्तृत और न्यायपूर्ण बनाने की होती है। एक अच्छा लोकतांत्रिक राज्य वही है जो नागरिकों की स्वतंत्रता का सम्मान करे और उसे वास्तविक रूप से जीवन में लागू करके उसे प्रदान करने का काम करे। तो इस तरीके से ये चौथा क्वेश्चन हमारा खत्म होता है और इस चैप्टर के लास्ट क्वेश्चन को हम एक्सप्लेन करते हैं और समझते हैं कि भाई अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या है। आपकी राय में इस स्वतंत्रता पर उचित प्रतिबंध क्या होंगे, उदाहरण सहित समझाइए। यानी चैप्टर हमसे पूछ रहे हैं कि भाई कौन से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस इस पे लगने चाहिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर। तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अर्थ क्या होता है इसको समझते हैं। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब होता है कि हर व्यक्ति को अपने विचार, अपने मत, आलोचनाएं, भावनाएं और जानकारी को शांतिपूर्ण और खुले रूप से व्यक्त करने का यानी एक्सप्रेस करने का जो है अधिकार या राइट होता है। यह बोलने, लिखने, कला, मीडिया, सभा, प्रदर्शन आदि सभी रूपों में हो सकता है। यानी वो किसी तरीके से भी एक्सप्रेस कर सकता है, बोलकर, लिखकर, या किसी आर्ट फॉर्म में, मीडिया प्लेटफॉर्म पर, या किसी ग्रुप के अंदर, या कहीं प्रोटेस्ट के माध्यम से भी कर सकता है। लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अत्यधिक महत्वपूर्ण यानी बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इसी से लोकमत बनता है यानी पब्लिक ओपिनियन बनता है और सरकार को ये जवाबदेह बनाने का काम करती है। ठीक है, कौन जवाबदेह बनाने का काम करती है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब इसमें उचित प्रतिबंध यानी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगना जरूरी है या नहीं है, या किस तरीके से जरूरी है, इसको समझते हैं। देखिए, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पूर्ण, असीमित नहीं हो सकती, यानी पूरी स्वतंत्रता आपको नहीं दे सकते कि किसी को भी कुछ भी बोल दो, कुछ भी बना दो, कुछ भी लिख दो, कहीं पे भी कैसा भी प्रदर्शन कर दो। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति से दूसरे के अधिकार और सुरक्षा को नुकसान पहुंचाए तो समाज में जो है अफरा तफरी या अव्यवस्था या अन्याय जो है उत्पन्न हो सकता है। इसलिए संविधान और कानून कुछ उचित जो है रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं। अब वो क्या होते हैं उसको समझते हैं। देखिए, उचित प्रतिबंधों के उदाहरण हम समझते हैं। हिंसा के उकसावे पर प्रतिबंध। अगर कोई व्यक्ति भाषण या लिखित सामग्री से, मटेरियल से लोगों को हिंसा भड़काने या दंगा करने, आतंक फैलाने के लिए उकसाता है तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में नहीं आता है, क्योंकि उसके पास बोलने की, लिखने की या सभा करने की, आर्ट करने की आज़ादी है। इसका मतलब ये नहीं कि वो समाज में अव्यवस्था या आतंक उत्पन्न करे। ऐसे मामलों में क्या होता है, राज्य को रोक लगाने और सजा देने का जो है अधिकार होता है। वहीं दूसरा उदाहरण हम समझे तो घृणा फैलाने वाले भाषण पर प्रतिबंध लगाना। किसी धर्म, जाति, समुदाय, लिंग के प्रति नफरत, अपमान या असहिष्णुता फैलाने वाली भाषा समाज में विभाजन और हिंसा पैदा कर सकती है। इसलिए ऐसे हेट स्पीच, घृणा भरे भाषण पर उचित प्रतिबंध लगाना जरूरी होता है, ताकि समाज सद्भाव और सामाजिक न्याय जो है समाज में बना रहे। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को भी समझा और इसके 2 पॉइंट और हैं जो उचित प्रतिबंध के उदाहरण को समझाने का काम करते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा और गोपनीयता से जुड़े हुए प्रतिबंध। ऐसी जानकारी जो राष्ट्रीय सुरक्षा को सीधे तौर पे खतरे में डाल दे, जैसे युद्ध नीति, रक्षा की गोपनीय जानकारी, उसे खुले रूप में प्रकाशित नहीं किया जा सकता। तो आपके पास भली अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों ना हो, आप राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र से जुड़ी हुई गोपनीयता को दांव पर नहीं लगा सकते हो। यह प्रतिबंध लगा होता है और यह प्रतिबंध देश और नागरिक दोनों की सुरक्षा के लिए होता है, किसी एक के लिए नहीं।
चौथे प्रतिबंध की बात करें तो मानहानि पर प्रतिबंध। यदि कोई व्यक्ति झूठे आरोप लगाकर किसी प्रतिष्ठित किसी खबर के माध्यम से किसी पर झूठा आरोप लगाता है तो उस पर मानहानि का यानी डिफामेशन का मामला चल सकता है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब किसी की गरिमा और अधिकार का अपमान करना नहीं होता है। तो बेसिकली हमने जाना कि भी ये देखिए, जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो आपको पूर्ण आज़ादी देती है बोलने की, लिखने की, कला करने की, प्रोटेस्ट करने की, अपनी बात को किसी भी फॉर्म में रखने की, लेकिन वो आपको कुछ ऐसे उचित प्रतिबंध भी देता है ताकि उससे ना आप दूसरे के अधिकारों का हनन कर सके, ना समाज में अन्याय उत्पन्न कर सके, ना कानून व्यवस्था को आप विफल कर सके या राष्ट्रीय सुरक्षा या गोपनीयता का हनन कर सके। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के ही अभिव्यक्ति की आज़ादी किसी एक व्यक्ति को दी जाती है। तो उदाहरण के रूप में हम समझे तो अगर कोई नेता शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की नीतियों की आलोचना करता है तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है और इसे संरक्षण मिलना चाहिए और न्यायालय भी इसे संरक्षित करता है। हाल ही में एक मामला आया था, महाराष्ट्र का मामला है, जिसमें क्या है कि जो पुलिस है, पुलिस ने एक व्यक्ति के दिए गए भाषण के आधार पर उसको 1 साल के लिए राज्य से निकालने का आदेश दे दिया था, यानी उसे राज्य निकाला ऑर्डर पास कर दिया था। उसे कह दिया था कि 1 साल तक अगर तुम महाराष्ट्र के इस हिस्से में दिखे तो तुम पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब उस व्यक्ति ने किया क्या था कि उस व्यक्ति ने एक विशेष पार्टी और उससे संबंधित नेता के खिलाफ जो है बयान दिया था और वो नारे दिए थे उस व्यक्ति के, नेता के खिलाफ और पार्टी के खिलाफ। तो जब ये मामला कोर्ट में गया तो कोर्ट ने बोला देखो कि जो एक विशेष पार्टी है या नेता है वो देश नहीं है, तो जिस और शांतिपूर्ण तरीके से कोई व्यक्ति जो है सरकार की आलोचना करता है, किसी नेता की आलोचना करता है, उसकी नीति की आलोचना करता है, तो ये उसका मौलिक अधिकार है और इस मौलिक अधिकार के उपयोग पर आप प्रतिबंध नहीं लगा सकते हो। आपने जो ऑर्डर पास किया है वो बहुत गलत है और पुलिस के पास किए गए ऑर्डर को रद्द कर दिया गया। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि आप शांतिपूर्ण तरीके से सरकार की नीति और सरकार के प्रतिनिधियों का भी आलोचना कर सकते हो, लेकिन अगर वही नेता किसी समुदाय के बारे में नफरत भरी बातें कहे और लोगों को उनके खिलाफ हिंसा करने के लिए उकसाए तो कानून इस पर रोक लगा सकता है और ये कानूनन अपराध है। तो निष्कर्ष करते हैं हम और कंक्लूजन और इस क्वेश्चन को खत्म करने का काम करते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र की आत्मा है, लेकिन इसे इस तरह प्रयोग करना चाहिए कि दूसरे के अधिकारों की जो है रक्षा हो, सुरक्षा हो और सम्मान को नुकसान ना पहुंचे। इसलिए उचित प्रतिबंध स्वतंत्रता को समाप्त नहीं करता है बल्कि उसे न्यायपूर्ण और संतुलित बनाने का काम करता है। मुझे उम्मीद है कि ये जो क्वेश्चन के पैटर्न मैंने आंसर फॉर्म में दिए हैं आपको समझ आए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करिए और मैं कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इस सभी क्वेश्चन के एक PDF फॉर्म में आंसर वीडियो के साथ अपलोड कर दूं ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी हो। फिलहाल कोई आपकी क्वेरी है तो कमेंट करिए। आज की वीडियो में इतना ही, जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।